सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है, उसको हम लोग एक ही बार में लिख लेंगे। तो यहां पर मैंने कॉलम बना दिए हैं, दिस इज SN1, नाउ दिस इज SN2। SN1 के लिए यहां पर लिखते हैं, तो सबसे पहला डिफरेंस है इनका नाम। तो फर्स्ट डिफरेंस में क्या लिखोगे? नाउ फर्स्ट डिफरेंस इज इट्स नेम। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा यहां पर यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है, यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है। एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यस और नो? नाउ दिस इज यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वो क्या होती है? SN2 का मतलब होता है बायमोलिक्यूलर, बायमोलिक्यूलर, ठीक है, बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको डिटेलिंग तो करवा ही चुका हूं, अभी मैंने शॉर्ट में इन दोनों के डिफरेंसेस को समझना है। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा? जब आप SN1 के लिए रेट लिखोगे तो यूनिमोलिक्यूलर का मतलब क्या हो गया? इसके रेट में सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? सबस्ट्रेट। ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती इसकी रेट। बहुत इंटरेस्टिंग है। यूनिमोलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलैरिटी भी एक है, और यहां पर अगर हम रेट लिखें तो रेट लो KRX, RX का मतलब सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है और उसकी पावर 1 है। तो यहां पर इस तरह से इसके रेट लो को लिखा जाता है। सबको समझ में आ गया? जबकि बायोमोलिक्यूलर के अंदर अगर इसका रेट लिखा जाए तो इसका जो रेट है बेसिकली वो किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल्स टू, वो दोनों पे डिपेंड करता है। KRX पे भी डिपेंड करेगा। RX का मतलब क्या हो गया? हेलो एल्केन, यानी कि सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। इसका रेट दोनों पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गया सब लोगों को? इस तरह से इसका रेट लिखा जाएगा, और इसका रेट इटसेल्फ आप लोगों को ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में बताता है। तो यहां पर अगर ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में ये बता रहा है तो इसका थर्ड डिफरेंस भी यही होगा। नाउ मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें, चाहे आप यहां पर ऑर्डर की बात करें, तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी दोनों ही यहां पर क्या होंगे? 1। SN1 के केस में कितने होंगे? मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर दोनों ही 1 होंगे। SN1 का मतलब ये है। क्लियर हो गया सब लोगों को? ऑर्डर कैसे निकालते हैं केमिकल काइनेटिक्स में सिखाया था। रिएक्टेंट के ऊपर जितनी पावर है वो आपके लिए ऑर्डर होगा। मॉलिक्यूलैरिटी, क्योंकि यही RDS था, पहला स्टेप RDS था, और वहां पर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था, तो मॉलिक्यूलैरिटी भी इसकी 1 ही है। जबकि यहां पर अगर थर्ड डिफरेंस देखें तो यहां पर जो मॉलिक्यूलैरिटी है, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी, और यहां पर अगर ऑर्डर की बात करें तो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर दोनों कितने हैं? 2। इसलिए यहां पर 2 लगाया जाता है। सबको समझ में आ गया? मजे की बात। फोर्थ नंबर पॉइंट पर चलते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट इज SN1 जो रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है, मतलब 2 स्टेप में होने वाली 2 स्टेप रिएक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप रिएक्शन है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, लेकिन 2 स्टेप में होगी। जबकि SN2 रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब एक ही स्टेप में हो जाएगी। सिंगल स्टेप रिएक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिए। ये फोर्थ सबसे बड़ा डिफरेंस है। क्लियर होता है सब लोगों को? फिफ्थ पॉइंट पर चलते हैं। यहां हमें क्लियर हो गया कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, और यहां पर ये हमें मालूम पड़ेगा कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। क्लियर होता है? तो यहां पर अगर हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलें तो यहां पर क्योंकि ये 2 स्टेप रिएक्शन है तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वो मस्ट बी वीक। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आता है और फर्स्ट स्टेप में आपको दिखाई देता ही नहीं है, और आपका न्यूक्लियोफाइल वीक है, इसीलिए जो यहां पर सबस्ट्रेट है यानी कि हेलो एल्केन, उसको ही शुरुआत करनी पड़ती है केमिकल रिएक्शन की। इसीलिए उसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर न्यूक्लियोफाइल वीक लिया जाता है। अगर आपकी न्यूक्लियोफाइल वीक है तो इसका मतलब वो SN1 को सपोर्ट कर रहा है, सीधी सी बात है। और अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब वो खुद अटैक करने में सक्षम है, और खुद अटैक करने में सक्षम है तो वहां पर ये SN2 केमिकल रिएक्शन को करने में यहां पर आपको इफेक्टिव दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट तक क्लियर है? चलिए 6 पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहां पर 6 पॉइंट की अगर बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट यानी कि कौन है? सबस्ट्रेट यहां पर कौन है? हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन के केस में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। अब क्योंकि यहां पे कार्बोकेटाइन बनता है, SN1 में आपको पता होगा फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, तो यहां पर
यहां पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखिएगा, ROR लिख देता हूं यहां पे, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। तो यहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा होगी। फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद 0 डिग्री, मतलब CH3X। सबको समझ में आ गया? ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर 3 डिग्री में सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर उसके बाद ये। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन लिख देता हूं ताकि आपको याद रह जाए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर लिखवा रहा हूं, ध्यान से इसको देख लो। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट इज दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे सवाल बहुत आता है। 3 डिग्री में सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर उसके बाद 0 डिग्री। यहां पर 6 पॉइंट पर चलते हैं। यहां पर ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, ठीक है। और सबस्ट्रेट यहां पे कौन है? अगेन मैं बात कर रहा हूं हेलो एल्केन की, यानी कि RX की। उस केस में उल्टा ऑर्डर होएगा, 1 डिग्री में सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद तो है नहीं, 3 डिग्री के अलावा होता नहीं। और सबसे ज्यादा फास्ट किस में होता है? CH3X, यानी कि 0 डिग्री के अंदर। क्लियर होता है? तो यहां पर 0 डिग्री भी लिख सकते हो, लेकिन उसको सीधे दिखा दिया CH3X, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये ऑर्डर बनेगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देख लो। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ROR, वो स्टेरिक हिंड्रेंस के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। किसके? स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। भीड़ कम मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। तो यहां पर सबसे कम भीड़ किधर है? इधर 0 डिग्री में, क्योंकि 3 ही हाइड्रोजन लगे। 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, 2 डिग्री में यहां पर 1 हाइड्रोजन 2 मिथाइल और 3 डिग्री में तीनों मिथाइल, हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो यहां पर सबसे ज्यादा क्राउड है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम है। क्लियर होता है सब लोगों को? बहुत ही मजेदार है। चलिए 7th पॉइंट पर चलते हैं। SN1 रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। तो यहां पर आपको अगर मैं बोलूं तो यहां सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, वो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आपको दिख जाए, ठीक है, एरो पे लिखा हुआ, यानी कि कौन? पोलर प्रोटिक, जैसे कि H2O, जैसे कि एसिडिक एसिड, ठीक है, एक्सेट्रा। जो पोलर भी हो और प्रोटीन उसके देने के लिए प्रोटिक मतलब प्रोटॉन भी हो उसके पास देने के लिए, प्रोटॉन मतलब H+। तो यहां पर अगर वाटर लिख रहा है एरो के ऊपर या फिर ये लिख रहा है, इसका मतलब समझ आएगा SN1 को सपोर्ट कर रहा है। 7th पॉइंट अगर यहां पे चले तो यहां पर क्या लिखते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। पोलर एप्रोटिक का मतलब पोलर तो है, यानी कि डाइपोल तो जनरेट होते हैं, लेकिन प्रोटॉन नहीं है देने को। उसका एग्जाम्पल क्या होगा? एसेटोन। एग्जाम्पल लिख देता हूं यहां पर, जैसे कि एसेटोन। अगर आप एसेटोन लिखा है एरो के ऊपर तो इसका मतलब वो SN2 को सपोर्ट कर रहा है। एसेटोन आप बनाएंगे तो एसेटोन का फॉर्मूला होता है CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये पोलर तो है क्योंकि यहां पर पार्शियल नेगेटिव और यहां पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर प्रोटॉन नहीं है ऑक्सीजन के पास देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7th पॉइंट हुआ आपका। अब चलते हैं लास्ट 8th पॉइंट की तरफ, ठीक है। 8th पॉइंट देखिए यहां पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, अब किसकी बात करेंगे? ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट तो हमने बात कर ली, हेलोजन के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप लिख सकते हो, लिविंग ग्रुप। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब लिविंग ग्रुप कौन है यहां पर? हेलोजन। तो जो सबसे आसानी से यहां से लीव कर जाए इलेक्ट्रॉन को लेके, वो कौन है? समझ में आ गया? जिस मतलब यहां पर जो आसानी से बॉन्ड तोड़ दे, मतलब R और X के बीच का बॉन्ड आसानी से टूट जाए, वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। और मजे की बात, दोनों ही केस में सेम ही ऑर्डर आएगा, क्योंकि यहां पे भी तोड़ने की जरूरत पड़ रही है, SN1 में भी, वहां पे भी तोड़ने की जरूरत पड़ रही है। यहां पर तो पहले स्टेप में टूट रही है, यहां पर तो स्टेप ही एक ही है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके अटैक करता है और आगे से आपको बन जाता है। तो यहां पर 8th पॉइंट में एक और 9 पॉइंट भी लिख लेंगे। अगर हेलोजन के केस में देखें तो यहां पर RI के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड होगी, क्योंकि I की साइज बड़ी है, आसानी से अलग हो जाएगा। उसके बाद RBr, उसके बाद RCl और उसके बाद RF। क्लियर होता है? ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू LG, लिविंग ग्रुप। LG का मतलब होता है लिविंग ग्रुप। तो यहां पर RI में सबसे आसानी से यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा और आयोडीन निकल जाएगा। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडीन। तो यहां पर भी 8th पॉइंट में लिख सकते हो, यहां पर भी सेम ही पॉइंट है। मैं फिर से लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, लिविंग ग्रुप,
यानी कि हेलोजन, तो सेम ही ऑर्डर आएगा। यहां पर भी तो बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब Ri में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद RBr, फिर उसके बाद RCl और फिर RF। यह ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर होता है सब लोगों को? तो यहां पर तो कार्बन चेन के हिसाब से हमने ऑर्डर लिखा, यहां पर हमने हेलोजन के हिसाब से ऑर्डर लिखा। सबको क्लियर है? तो यहां पर यहां तक आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। 8 मैंने पॉइंट अभी लिखाए हैं, मैं कुछ एक पॉइंट और लिखाऊंगा। टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलेंगे। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब थोड़े बहुत डिफरेंसेस और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं फटाफट। लेकिन इनको करने के बाद आपको SN1 और SN2 तो बिल्कुल क्लियर होगा। जिसको टेबल अच्छे से समझ में आ गए हैं कि क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं, उसको बड़ी आसानी से SN1 और SN2 समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो चलिए लास्ट फ्यू पॉइंट्स कौन से हैं, जैसे कि कितने 8 पॉइंट लिख लिए थे, 9th पॉइंट की तरफ चलते हैं। नाउ इफ योर सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव, अगर आपका जो सबस्ट्रेट है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है, देन क्या प्रोडक्ट मिल रहा था SN1 के केस में? रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, याद होगा लास्ट ही वीडियो में पढ़ा है, इज फॉर्म्ड, रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या है, जरा समझें उसको। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूं कि क्या बनेगा। क्लियर होता है? तो एग्जांपल यहां दे रहा हूं, मतलब रेसिमिक रिटेंशन फॉर्म भी बनेगी। कोई पूछ रहा था कि रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन का मतलब ग्रुप, बाकी जो ग्रुप है उसने अपनी पोजीशन चेंज करी नहीं है, सिर्फ एक्स को किसने चेंज करा? न्यूक्लियोफाइल ने। बाकी ग्रुप अपनी जगह पर ही है, उसको रिटेंशन फॉर्म बोलते हैं। क्लियर हो गया? उन्होंने कोई अपनी जगह चेंज करी ही नहीं है। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और इसको रिटेंशन फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि बाकी ग्रुप ने अपनी पोजीशन को रिटेन किया और अभी भी ये उसी पोजीशन पर है, तो इसको रिटेंशन बोलते हैं। मतलब अगर यहां पर न्यूक्लियोफाइल की जगह एक्स भी लगा होता तो ये अगर उसको डेक्स्ट्रो रोटेट करवा रहा था, मतलब पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा था, तो अभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, क्योंकि अभी भी उसकी जो ज्योमेट्री है वो सेम है। उसको रिटेंशन फॉर्म बोलते हैं। आया समझ में? रिटेंशन फॉर्म तो बहुत आसान है, आप इंग्लिश को थोड़ा पकड़िए और कुछ है नहीं। और एक बनेगा इसके अंदर इसकी जस्ट मिरर इमेज, ठीक है, वो क्या होगी? इन्वर्जन फॉर्म। आपको पता है आपकी मिरर इमेज जो होती है बिल्कुल आपका क्या होता है? इन्वर्ट, उल्टा ही दिखाती है ना? तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन फॉर्म। तो ये आपकी इन्वर्जन फॉर्म है, दैट्स इट, और कुछ है नहीं। तो यहां पर दो तरह के आपको कंपाउंड मिलेंगे, रिटेंशन और इन्वर्जन। इनसे एक मिक्सचर मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर, यानी कि पीपीएल को एक्चुअल में वो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना सा ही फर्क है। ओवरऑल रोटेशन में कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। 9th पॉइंट अगर यहां लिखें तो वो भी बहुत आसान है ना। इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव, सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव, अगर आपका सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, ठीक है, देन क्या फॉर्म होगा? याद कीजिए, इन्वर्जन फॉर्म ओनली, इन्वर्जन फॉर्म, ठीक है, इज फॉर्म्ड। सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन फॉर्म ही फॉर्म होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्जन फॉर्म भी कहते हैं। आपकी बुक में लिखा है, चेक कर लीजिएगा, वाल्डन इन्वर्जन फॉर्म, ठीक है, वाल्डन इन्वर्जन फॉर्म। मतलब यह है कि अगर आपका सबस्ट्रेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा था तो जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा था, जो प्रोडक्ट पैदा होगा वो उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा। क्लियर होता है? यानी कि पीपीएल पे फर्क पड़ जाएगा। तो ये मतलब है, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन फॉर्म बनेगा, जबकि यहां पर दोनों फॉर्म बन रही थी, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों। तो ये क्लियर है? 9th पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? तो ये मतलब है, यानी कि यही डायग्राम आप यहां पे बना सकते हो, वापस सिर्फ एक ही बनेगा, इन्वर्जन। लास्ट 10th पॉइंट, उसके बाद इसको ओवर करते हैं। 10वां, आपको पता है SN1 2 स्टेप रिएक्शन होती है, याद है? तो अगर आप यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी, ये ग्राफ भी कभी कभार पूछ लेते तो देख लो, एक्टिवेशन एनर्जी वर्सेस यहां पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इसका ग्राफ बनाना चाहें, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इसका ग्राफ बनाना चाहें, तो ये तो 2 स्टेप रिएक्शन है। तो मैं मान लेता हूं कि पहले रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी थी, समझ में आया? सबसे पहले वो कहां गए? रिएक्टेंट से उन्होंने बनाया कार्बोकेटायन, तो रिएक्टेंट से कार्बोकेटायन बनाया, तो देखिए ये कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हुई। क्लियर होता है? आपको याद करो, मैंने ये सारे ग्राफ बता रखे हैं। आपको जब भी कुछ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना है, उसका पहला प्रोडक्ट कार्बोकेटायन ही है, जो कि अनस्टेबल है, फिर वो आगे जाएगा। तो इसकी तरफ जाना है तो आपको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। तो यहां पर जो बैरियर है बेसिकली उसका, उसमें जो एनर्जी लग रही है वो है
अपन मान लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी नंबर 1। क्लियर होता है। अब यहां पर ये जो है आपका रिएक्टेंट है, ये आपका कार्बोकेटाइन जनरेट हो चुका है। फाइनली कार्बोकेटाइन से अब आप क्या बनाना चाहते हो, फाइनली प्रोडक्ट, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया है। आया सबको समझ में। तो आप इस तरह से जाते हो, रिएक्टेंट से कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन से प्रोडक्ट। क्लियर हो सकता है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है रिएक्टेंट से। तो इसका मतलब यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी वो 2 बार है, क्योंकि स्टेप भी 2 है, E1 एंड E2। क्लियर होता है सब लोगों को, ये मतलब है। तो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ आएगा वो 2 बार ऐसा होगा। सिंपल है, क्योंकि यहां पर 2 स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका और ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। सबको समझ में आ गया। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ गए। जबकि यहां पर 10th पॉइंट पे आप कैसा ग्राफ बनाओगे, इफ यू वांट टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर जो ग्राफ है एक ही स्टेप में हो जाता है, इसलिए एक ही ग्राफ बनेगा। मान लीजिए रिएक्टेंट की एनर्जी है, धीरे धीरे यहां से ग्राफ उठा, सबसे पहले इंटरमीडिएट बना और फाइनली प्रोडक्ट बन गया। सो फाइनली ये आपका प्रोडक्ट है। यहां पर आपका इंटरमीडिएट आएगा। याद है आपका इंटरमीडिएट कैसा था, याद कीजिए, पेंटावेलेंट। यहां पर कौन था, यहां पर एक्सा, यहां पर कौन था, न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर अलग अलग ग्रुप थे, यहां हाइड्रोजन, यहां पर आर और यहां आर डैश। आप अपनी एक बार मैकेनिज्म पे जाइए, ये इंटरमीडिएट बना था जिसके बाद आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ था। तो वो ये वाला पॉइंट है। तो रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बन गया। तो ये सिंगल स्टेप में हो जाती है, जबकि ये 2 स्टेप में होती है। और इस तरह से आप इनको डिफाइन करते हो। बड़ी वंडरफुली मैंने आपको 10 पॉइंट लिखाया। अगर आपको 10 पॉइंट क्लियर है तो आपको कंप्लीटली SN1 और SN2 क्लियर हो गया है। सब लोग एक बार इसको लिखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले लिया। फाइनली सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर हमें SN1 SN2 बिल्कुल क्लियर है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। टिल देन गाइस वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। और अगर आप लोगों को भी साथ साथ चलना है तो जो काम दे रहा हूं उसको कंप्लीटली करना है। डी ब्लॉक के 5 लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं अनअकैडमी पे। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इनऑर्गेनिक अनअकैडमी पे करना बड़ा आसान है। वो आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल ऐसे तय कर लियो कि मुझे सिलेक्शन कराना है तो जो काम कह रहा हूं बराबर करते जाओ, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। फिजिकल ऑलमोस्ट पूरी होगी, एक ही चैप्टर बचा है, कौन सा, सरफेस, जिसको मैं अनअकैडमी पे कराऊंगा। आपकी ऑर्गेनिक मैंने शुरू कर दी। इनऑर्गेनिक के अंदर पी ब्लॉक में खत्म करा चुका हूं। डी ब्लॉक के 5 लेक्चर बना चुका हूं अनअकैडमी पे। जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं उनका तो मैं कह रहा हूं आपको दिवाली के आसपास आप मान के चलिए नवंबर दिसंबर में तो सिलेबस पूरा कर दूंगा। उसके बाद हम लोग रिवीजन कर लेंगे आसानी से। आता है समझ में। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मेहनत कर रहे हैं या बहाने बना रहे हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। वीडियोस को बराबर देखते रहो और इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। सिंपली बात है, हम लोग कोचिंग फ्री इंडिया बनाना चाहते हैं, हमको साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। चलिए गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।